केमिस्ट्री चैप्टर 3। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, उनको थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज़ करेंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक रिवाइज़ किया है तो जहाँ तक किया है तो वो रिवाइज़ करेंगे कि जो नए लोग हैं उनको भी पता चले। ओके, हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि पहली बात कि हम यहाँ सिर्फ कोवेलेंट की बात करेंगे, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की, हम किसी आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में था, जो एटम है उसके एटम के अंदर क्या है और वो डिस्कवर कैसे हो गया वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे एक दूसरे कैसे घूमते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो एक एटम है दूसरी एटम के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। सबसे पहले साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि जो अट्रैक्शन होती है वो कोलम्बिक अट्रैक्शन होती है। कोलम्बिक अट्रैक्शन हमेशा कहते हैं दो ऑपोजिटली चार्ज को, दो चार्जेस हैं, वो चार्ज एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कहते हैं कोलम्बिक फोर्स। तो जो दो एटम्स है उनके बीच में एक फोर्स होती है और उसको कहते हैं कोलम्बिक फोर्स। तो उस कोलम्बिक फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है। सबसे पहला ये कंसेप्ट था। उसके बाद में जब देखा गया कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके बीच में कोई कोलम्बिक फोर्स नहीं है। मतलब एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों न्यूट्रल एटम्स हैं, न्यूट्रल एटम। एक जब कोलम्बिक फोर्स में दोनों पर चार्ज होना लाजमी है। आप रिकॉर्डिंग करियो तो फिर इधर करीब लो, इधर इसको दे दो ना, आगे कहीं रखो। मेरी आवाज़ आ रही है उधर तक? ओके। तो जो कोलम्बिक फोर्स है उसमें दो चार्जेस का होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बाद में देखा कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि न्यूट्रल है, न यहाँ कोई चार्ज है न यहाँ कोई चार्ज है। अब ये दोनों का मिलाप जब उन्होंने देखा तो बाद में कहा कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से हो गया है, जिसको कहते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं। और पहली जो हमने बात की थी उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। ये बाद में ये सारा डिफरेंशिएट हो गया, पहले सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड था। तो बॉन्ड हमने पढ़ा है कि बॉन्ड क्या चीज है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी नहीं है। यहां तक अगर आपने कहा तो इसको मैं बॉन्ड नहीं कहूंगा, या इसको आप बॉन्ड नहीं कह सकते। बॉन्ड इसको आप तब कह सकते हैं जब दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करे कि करीब रह सके, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह सके, तभी उसको मैं कहूंगा बॉन्ड। विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर। उसके बाद हमने सारी बातें की भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो कितनी फोर्सेस हैं? दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। वेरी गुड। इंट्रा कहते हैं इनसाइड द सेल या इनसाइड द एटम, जैसे आप बायोलॉजी में कहते हैं ना इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। सेल के अंदर क्या क्या है पहले मैंने बताया था, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीजें इंट्रासेलुलर है। इंटरसेलुलर कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं एक मॉलिक्यूल का दूसरी मॉलिक्यूल के साथ जो ताल्लुक है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये दो किस्म की फोर्सेस होती है। मतलब दो एटम्स को जो करीब रख सकता है उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। दो एटम्स को करीब, दो मॉलिक्यूल को जो करीब रख सकती है जो फोर्स, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो दो किस्म की फोर्स हो गई हमारे पास। क्या है? एक है इंटर और तीसरे को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंटर एंड इंट्रा के बारे में पढ़ा था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी हमारे पास क्या है? एक आयनिक है मेन और दूसरा कोवेलेंट है। दोनों में फिर आयनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हम आएंगे इंट्रा में। सबसे पहले कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वंडर वॉल फोर्सेस है ना, वंडर वॉल फोर्सेस हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कितनी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, कंडीशंस होती हैं ना उसकी। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे तो नहीं होता ना,
जिस तरह बॉन्ड की कंडीशन है वो क्या है कि ये वाला लफ्ज जो है विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आई साइंटिस्ट जिसका नाम था G.N. लेविस। नाम सुना है कभी? हाँ, क्या लेविस? लीवियस, इसको कहते हैं जीन लेविस। जीन, उसने सबसे पहले ये बात की कि भाई एक एटम है, वो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और उसका एक बॉन्ड बनता है, और इसकी वजह से क्या होता है, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसको कहते हैं, भाई जगह नहीं है इधर, जगह नहीं है। ओके, सबसे पहले उसने ये बात की कि भाई क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये थ्योरी हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसका नाम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले हमने इसका नाम नहीं लिया था, लेकिन इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और बॉन्ड बनता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक मसला था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता। ये नहीं बताता कि भाई जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे होता है, वो दिखता कैसे है, उसमें कितने बॉन्ड पेयर्स है या इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये सारी बातें जीन लेविस ने नहीं बताई थी। तो यहां भी ये इसका खात्मा हो गया। इसके बाद एक और थ्योरी आई जो कि मैन, जो बॉन्ड की सबसे पहली मानी हुई सही वाली थ्योरी है, जो हम कहते हैं भाई इससे बॉन्डिंग बनती है, वो कौन सी थ्योरी है? वेसिपल थ्योरी है। वेस्पर या वेसिपल दोनों सही है, कोई मसला नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम ये पढ़ेंगे। तो ये तो है आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसके मसाइल हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम पढ़ी है। हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है ऑलरेडी, लेकिन हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि जो नए लोग हैं वो हमारे साथ एक फ्लो में जा सके। ठीक है, पहली थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से पहले दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि हमारे पास दो किस्म की चीजें होती है, को कहते हैं ज्योमेट्री, दो किस्म की ज्योमेट्रीज होती है, याद है? हाँ, हम आपकी बुक के मुताबिक बात करेंगे और बुक के बगैर भी। ज्योमेट्री हम उसको कहते हैं, ज्योमेट्री होती है और साथ में शेप्स है। अब ज्योमेट्री और शेप में मेन फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है, देखो जो एटम है उसकी जो ये शेल्स हैं, ये शेल्स नहीं, ये न्यूक्लियस से लेकर बाहर के शेल तक, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? लफ्ज होता है कोर। बाहर वाला जो शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। इसके अंदर वाला जो ये शेल है जो कोर में ही आता है, अक्सर लोग इसको कोर से बाहर समझते हैं, एक कोर में ही आता है, इस शेल को कहते हैं, वेरी गुड, पेनल्टीमेट शेल। ये पेनल्टीमेट शेल है। अब हमारा याद रख, हमारा अंदर जितनी भी है ये पेनल्टीमेट है या कोर है, इसके साथ कोई काम नहीं है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमारा जो मेन काम है वो क्या है? यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये किसी और के साथ शेयर होंगे, तो जब शेयर होंगे इसको फिर क्या कहते हैं? बॉन्डिंग पेयर कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दो किस्म के हैं, आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फिर दो किस्म के हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाए इसको कहते हैं बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्ड ना बनाए वो भी जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ एक पेयर बनाएगा, इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर, अब दो किस्म की चीजें। अब अगर आप दोनों लेते हैं जिसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। यस, तो ज्योमेट्री में हम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं? लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। ठीक है, अब शेप क्या है? शेप मैंने बताया था आपको पहले भी, वो चीज जो सामने से नजर आती है, भाई वो कैसी है? अभी देखो, ये मुझे ऐसी नजर आती है कि भाई ये ऐसा है, ये इसके 4 कोने हैं ना, 8 कोने हैं, 8 भूल गए हो इसके 8 कोने हैं, बस मुझे ये चीज ऐसी नजर आती है, ये इसकी शेप है।
तो शेप में कोई लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता, शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता। मैं कहूं भाई इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया इसलिए ऐसा है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ, इसके साथ, इसको देखा जाता है। तो शेप में सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो बॉन्ड पेयर, इफ bond pairs are considered only, if bond pairs are considered only, that is called shape. If bond pairs plus lone pairs both are considered, that is called geometry. उसको फिर क्या कहेंगे? उसको ज्योमेट्री कहेंगे। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। हमारे पास दो ये होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। अच्छा, यहाँ की बुक के मुताबिक जो अल्फाज 2-3 दफा इस्तेमाल हो गए हैं और मैं इसकी बात करूंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्योमेट्री दो किस्म की है, कौन सी? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है एक, दूसरों कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब देखो आपकी बुक में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होती है वो किसको कहते हैं? शेप को। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जब आती है फिर क्या होता है? उसका मतलब ज्योमेट्री होती है, आम ज्योमेट्री, जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बोथ होते हैं। इसका मतलब है यहां पर क्या होंगे? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहां क्या होगा? ओनली बॉन्ड पेयर। वेरी गुड। तो बॉन्ड पेयर को जब आप कंसीडर करेंगे उधर उसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स को, तमाम इलेक्ट्रॉन्स को इसको देखे बगैर कि ये बॉन्ड इसने बनाया है या इसने बॉन्ड नहीं बनाया, इसको देखिए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। यहां क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद आते हैं जनाब थ्योरी की तरफ। जो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी प्योरली एंड प्योरली डिपेंड करती है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कैसे हैं, किसके साथ बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो नाम से पता चलता है भाई हम किसकी बात करेंगे? वैलेंस शेल की बात करेंगे। अगर मैंने ना पेनल्टीमेट शेल या कोर की हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर मैंने पहले भी बात क्लियर कराई है कि चूंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें न्यूक्लियस का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहते हैं। न्यूक्लियस के रीजन को, यानी जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है और बाकी चीज़ें भी हैं, म्यान्स एंड मेसॉन्स एंड पियान्स एंड वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। उसके अलावा जो रीजन है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो जो हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके शेल्स के बारे में, उनके दूसरों के साथ इंटरेक्शन के बारे में। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन की बात करेंगे, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के साथ या न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टीज मैंने कहा, अच्छा, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं होगा बियॉन्ड दिस कि हम कहीं भाई इतने प्रोटॉन है तो इतने न्यूट्रॉन है तो इसका मास इतना होगा, इतने प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर ये होगा, जिस पे वो डिपेंड करता है। तो इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरी चीज जो आती है यहाँ वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने किस्म के हैं? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, आपको पता चल गया। और रिपल्शन, इनके बीच में जो रिपल्शन है उससे क्या बनती है? ज्योमेट्री बनती है। यही की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे से जो आउटर वैलेंस शेल में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में होती हैं, ये एक दूसरे से एट मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। सबसे पहली बात, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये ले यहाँ पे एटम, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते, बल्कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। ये किधर होगा, ये किधर होगा, इधर होगा, इधर और इधर। ऐसे ये एक इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से आएंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। अब देखो यहां पर रिपल्शन थ्योरी हमने लिखी है, इसका मतलब यह है कि जनाब ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाते हैं उसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री या शेप बनती है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे होंगे, तो इसकी शेप ऐसी होगी ना, जिसको लीनियर कहते हैं। 3 है तो 2 इस तरफ आ जाएंगे, 1 इस तरफ चला जाएगा, तो उसको फिर क्या कहेंगे? ऐसे। इसको फिर कहते हैं आप पिरामिडल। ऐसे होता है,
ट्राइगोनल प्लेनर, यस ट्राइगोनल प्लेनर। भाई इसमें 3D नहीं है, जहां पर 3D गोन किसे कहते हैं, गोन। दो किस्म के पढ़ेंगे ना हम, एक कौन कहेंगे भाई ट्राइगोनल यानी गोन जहां पर आता है, दूसरा क्या कहेंगे हेड, हेड सर को कहते हैं ना। हेड जहां आता है तो समझो कि वो चीज क्या है, 3D है। गोन आता है तो समझो वो क्या है, अच्छा किसी ने देखा नहीं, सिर्फ मैंने देखा है। गोन कहते हैं कॉर्नर को। तो कॉर्नर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिया, ये देखिए, तो ये आपका कंसिडर करिए ये 2D है सिर्फ, तो देखो इसकी ये क्या है, ये कॉर्नर्स हैं। तो मैं इसको कहूँ ये टेट्रागोनल है, क्या है, इसको मैं टेट्राहेड्रल नहीं कह सकता, इसको मैं क्या कहूंगा, टेट्रागोनल। लेकिन ये जो ट्राई पार्ट है, ये देखो जिसमें ये लगा है, ये देखो इसकी 3 हिस्से ऐसे हैं, तो इसको मैं हेड्रल कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, टेट्राहेड्रल कहूंगा। भाई इसमें कहूंगा यार 4 इसके क्या है, सर हैं, तो इसको सर कहते हैं और इसको कोनी कहते हैं, ये टेट्रागोनल है। अच्छा, तो पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, उसी वजह से इसकी ज्योमेट्री बनेगी। दूसरी बात याद है किसी को, उसके अलावा कोई और, ये क्या करते हैं, क्या था, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये आपको ज्योमेट्री देती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाइज ज्योमेट्री। हम पूरा जुमला नहीं लिखेंगे, बस इतना ही काफी है। उसके बाद आते हैं कि हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक लोन पेयर होता है, दूसरा बॉन्ड पेयर होता है, उनके बीच में रिपल्शन होती है, और रिपल्शन एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर की साथ रिपल्शन इसकी सबसे ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा है, सबसे कम है। वेरी गुड, तो ये सबसे कम है। इसका मतलब है कि कहीं पर लोन पेयर नजर आए तो इसका मतलब वो ज्यादा जगह गिरेंगे एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर की जगह बहुत ही कम होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये मैंने लिया, उसमें से ऐसा हुआ, इसमें से इसने भी बॉन्ड बनाया, इसने भी बॉन्ड बनाया, इसने भी बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये अपना एक पेयर बना लेंगे ऐसे। अब देखो, हम जब शेप लेते हैं या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लेते हैं तो शेप में सिर्फ ये और ये कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे भाई ये 3 है, तो ये जैसे हैं बस वही इसकी शक्ल है, समझ आई बात। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि भाई इसकी रिपल्शन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, ज्यादा जगह गिरेंगे। इसका मतलब ये है कि वो इतनी जगह गिरेंगे और फिर बॉन्ड पेयर वो कम जगह गिरेंगे, ऐसे आएंगे। ये हमें बताती है ये वाली बात। तो ये देखो लोन पेयर, अगर यहाँ 2 लोन पेयर हो गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक और लोन पेयर है, ये लोन पेयर थोड़ा सा दूर चले जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और ये इसको और भी इसके जो बॉन्ड है वो कम करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्क्वीज कर लेगा। हमेशा जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो बॉन्ड पेयर को स्क्वीज करता है। स्क्वीज समझते हो ना, ऐसे, हाँ निचोड़ना, तो निचोड़ता है मतलब वो कि कम करता है। उसके बाद आते हैं 14 पॉइंट जी, हाँ मल्टीपल बॉन्ड, या मैं सिंपल कहूंगा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्री पर। तो ये क्या है, नो इफेक्ट, सिंपल लिखे आप, इसका कोई फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, मैं EN लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, EN अफेक्ट्स ज्योमेट्री। मैं एक सिंपल सी वो दूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लगा है ना N है और ये लिया फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है इसके साथ, ये हो गया। और एक और मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये कहूँ कि 2 बॉन्ड पेयर में रहता हूँ, 2 बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। अब यहां देखिए तो ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। अब मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी या इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, देखो आपको ये भी पता है कि जब 2 एक जैसे होते हैं तो इनके बीच में रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू जो 2 अपोजिट होते हैं, एम राइट। वो अलग बात है कि जब लेफ्ट राइट जाते हैं वो कहानी में हम नहीं पढ़ते अभी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ में हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा कब कम होती है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगा भाई इन दोनों के बीच में रिपल्शन, वो बॉन्ड लेंथ की बात है, यहाँ मैं दोनों की रिपल्शन की बात करूंगा कि रिपल्शन किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। क्यों,
देखो असल में ऐसा होता है, देखो ये जो बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, अगर ये दो हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये दूसरे को क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो इसका जो इस तरफ रोल है ये कम होगा, इस तरफ ज्यादा होगा। यहां चूंकि इसका इधर रोल कम है तो इधर ज्यादा होगा, समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, दो मैंने लिए ऐसे, यहाँ मैंने लिया फ्लोरीन लिया, दूसरा कार्बन लिया जिसके साथ मैंने क्लोरीन ऐड किया, और आपको मैं कहूँ भाई इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, ये इसमें रिपल्शन ज़्यादा है, किस में ज़्यादा होगी, क्लोरीन में। अगर मैंने ये क्लोरीन लिया और इधर मैंने ब्रोमीन लिया, फिर किसकी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की ज़्यादा होगी, समझ आई बात। साइज भी बड़ा होता है ना उनका, साइज भी बड़ा होता है ना, कि नहीं होता। अब बड़ी उदास बैठी थी, मैं समझा, समझ आ रही है, ओके। आखिरी पॉइंट कौन सा पॉइंट रह गया, क्या होगा, हाँ याद रखना, ये मैं इसी के साथ लिख लूंगा, किसके साथ, पाई के साथ। याद रखना ये रेजोनेंस में भी अप्लाई होता है। रेजोनेंस में अप्लाई का मतलब ये है कि जो पाई, ये मैंने इधर डायरेक्ट लिखा ना साथ में, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता। पाई इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा कि सी है, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ आया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हैं, या यहाँ ओ एच आया, तो कि सी वाली ज्योमेट्री पे कोई फर्क पड़ता है अगर मैंने ये डबल बॉन्ड किया, नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, वो इसलिए कि अगर आप सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो ये बॉन्ड थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और डबल करेंगे तो बॉन्ड कम हो जाएगी, लेकिन ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, रेजोनेंस आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी सब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इससे उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब इसकी एप्लीकेशंस की तरफ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एनीवन हु कैन से इट्स एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। यह मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, और वो ये है कि देखो हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल वो जिसमें बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, दोनों होते हैं इसमें। अब जहां लोन पेयर नहीं होता तो वहां ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, उसको हम रेगुलर शेप भी कहते हैं असल में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एटम है ना, ये एटम है, तो इस कार्बन मैंने लिया, तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 6 होते हैं। वेरी गुड, नोबेल प्राइज आपको मिलना चाहिए। कितने, बोलना, खाना नहीं खाया आपने, आपने खाना नहीं खाया, नहीं मैं इसको कह रहा हूँ भाई, आपको ही ना। 4, ये देखो 4 हैं, तो 4 मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, ऐसे हैं। अब ये यहाँ बाण बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा, और ये यहाँ बनाएगा, इसने बाण बनाए। यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है। इसकी शेप क्या होगी, क्या भाई, 4 जहाँ बाण बनते हैं तो वह क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के लिए TH सिंपल लिखते हैं, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो भी टेट्राहेड्रल है। अब जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो लिखिए अपने साथ, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी शेप, रेगुलर।
ये जो अल्फाज हैं इसकी आपको ज़रूरत नहीं है रेगुलर, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो बस एंजॉय करें जी। जब लोन पैर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब ने बॉन्ड बनाया, आगे हम करते हैं उसको, ठीक है। पहले से संजीदा था भाई। भाई ये बताओ, ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, उनकी एनर्जी कितनी होती है? भाई आपसे पूछा, हाँ कितनी होती है, कौन बता सकता है? लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है? इस लेक्चर में नहीं बताया था ना? हाँ अब बताओ, आवाज़ कहाँ से आई? ये जो मास्क लगाए होते हैं ना, इसका नुकसान ही होता है, हम आवाज़ के पीछे जाते हैं। कहाँ से आई? अच्छा कितनी? मोर देन 42 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जॉल या किलो कैलोरी? अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है? अब ठीक हो? ओके ये बहुत दूर से आई है ना, बहुत दूर से, मानसरा से आप मानसरा नाम सुना है ना किसी ने? मानसरा से भी आप दूर जाएंगे ना, कितने घंटे का फासला है? हाँ? ये नहीं, ये सवात नहीं, ये शांगला, ये शांगला के साथ बाड़ा लगे ना उस तरफ से, तो आप दहशतगर्द क्या लगी से हो गया, तो ये बहुत दूर से आई है। आप ठीक हो? ये आई थी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी ना इनके बाद, आज पहली दफ़ा मैं क्लास ले रहा हूँ उसके लिए। अच्छा आप बताओ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप बताओ कि भाई इसकी एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? 8 to 42, यस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कितनी है, और जो मिनिमम है वो कितनी है? 9, क्योंकि 8 से ज़्यादा होती है ना, 8 से ज़्यादा होती है। 8 आएगी तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा? वंडरवाल फोर्स, देखो वंडरवाल फोर्सेस होगी, और फिर उसमें भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो डाइपोल, आयन डाइपोल की होती है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आयन डाइपोल, और सबसे कम होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की, LDF जिसे कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 42 किलो जॉल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिंपल सी बात है, ये कभी कभी MCQ आता है, आपको कोई एनर्जी दी होती है और आपको बताते हैं नीचे वाले में से कौन सा बॉन्ड है जिसकी एनर्जी है, तो आप घबरा जाते हैं, आपके तो हो यार ये तो। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी 42 से कम होती है। इसी तरह अगर आपको दी है वंडरवाल फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या कोई भी हैं, एंड डाइपोल डाइपोल कोई भी है, भाई वो 42 से कम में आती है। 42 से कम, 8 से कम, यस, ये एक जो जाग रहा है, तो 8 से कम में होगी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आपने फिर ढूंढना है कोई कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को, भाई कहाँ कोवेलेंट है और आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड जब होता है वो तो हज़ारों में उनकी एनर्जी होती है, कोवेलेंट जो है वो सैकड़ों में होती है, सैकड़ों में, मतलब कि 100, 200, 300 तक, ठीक है। तो ये आपने देखना, ये बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। आपने देखे ना पास पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको एनर्जी दी होती है, या किसी बॉन्ड के बारे में पूछा होता है, या इसकी एनर्जी कितनी है। मैंने देखा ये 2-3 साल पहले की एक क्वेश्चन है, और उसमें दिया था एक बॉन्ड था और डबल बॉन्ड था, और उसकी नीचे एनर्जीज दी थी बहुत सारी, मतलब 4 है ना, तो 4 एनर्जीज दी हैं और आपने क्लिक करना है। अब जो कॉमन सेंस का बच्चा है उसको पता है कि भाई अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी एनर्जी सैकड़ों में है, और अगर ये एनिक बॉन्ड है तो 1000 या 1000 से ऊपर है, राइट। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 42 या 42 से कम है, और वंडरवाल फोर्स तो 8 से भी कम है। अब आपको एक एनर्जी दी है 1 से 8 के बीच में, दूसरी दी है 8 से 42 के बीच में, तीसरी दी है 42 से 1000 के बीच में, और चौथी दी है 1000 से ऊपर। तो पता चल गया ना भाई कौन कौन सा बॉन्ड है, सब क्लियर हो गया ना।
अब एक कॉमन सेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है और अपने नॉलेज को कॉमन सेंस में इनकॉर्पोरेट किया आपने तो एमसीक्यू ठीक हो गया, नहीं तो आपका एमसीक्यू गलत हो गया। क्लियर हो गया? ओके, पहली एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। वो टेबल शेबल हमने बनाई है, वो आपके पास होगी या आपकी बुक में भी है, या नहीं तो आप केमिस्ट्री में पॉकेट वाली किताब में भी हैं, उधर से भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी जहाँ से देखें पकड़ सकते हैं। आगे पहले में लेते हैं जनाब, हमारे पास बॉन्ड है जिसको AX2 कहते हैं। क्या कहते हैं? AX2, जो कि इससे बनता है। अब याद रखना, एक होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, और ये क्या है? साइड एटम्स। ये मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म का है। AX2 को AB2 भी कहते हैं, या AB2 या स्क्वायर जो भी है, AX2 या AB2। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई कि क्या लिखा है यहाँ पर, वो Y लिखी, Z लिखी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्या है? इसका मतलब है कि एक एटम के साथ दो साइड एटम्स अटैच है। एक एटम के साथ दो साइड एटम, अब दो साइड एटम्स अटैच हैं, क्या होगा? ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं ना, आगे करें। तो दो अटैच हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो तब लीनियर होगा ना, ऐसा है? ऐसा है कि नहीं है? हाँ, याद रखना, इसका जो ए है, ए हो सकता है, ए हो सकता है ग्रुप नंबर 2 से। किससे? ग्रुप नंबर 2 से। यही हो सकता है ग्रुप नंबर 4 से। आप जानते हैं कार्बन को, आप जानते हैं BE को, ये है। और इसका जो बी है, इसका बी हो सकता है ग्रुप नंबर 7A से, ये भी ए है। अब इसमें ग्रुप 2B भी है, लेकिन उसको चूंकि हमारी बुक में नहीं है तो इसलिए, जैसे ZnCl2 है, ZnCl2 2B में। ग्रुप 2B जानते हो? ओ अच्छा, मैं आराम से बोलता हूँ। ग्रुप 2B जानते हो? कहाँ होता है? एक एलिमेंट तो याद होगा ना ग्रुप 2B का, एक बताओ। क्लैपिंग करो सब इसके लिए, करो करो ना, यस। हाँ, ये देखो भाई, आपका हाथ दुख जाएगा। 2B की बात करो, क्या होगा? हमने टॉप किया था ना। हाँ, कौन सा होगा? ये लोग गूगल करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा वेट करें, 1-2 मिनट बाद गूगल करें जी। SN आदिल, टू बी टू बी नहीं है? क्या बात है, हाथ मिलाओ यार। टू बी नहीं है? जो गूगल कर रहे थे उन्हें भी नहीं बताया। एक ने सही जवाब दिया है पूरी क्लास में भाई। 2B होता है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक में SN कहां से आया? देखो, शादी तू भी कर मेरे नाल, फिर कोई नहीं करेगा जिक्र। अब भाई बात सुनो, जिस बंदे को घर से निकाला गया हो ना, उसके दिल पे तो लिखती है डेफिनेटली। मेरी एक एक बात तुम्हारी दिल पे लिखती है, वो मैं समझ सकता हूँ। अब ये चारों मैं दोबारा वो सारी कहानी करूं? अच्छा, याद रखना, ये वन कौन सा गूगल वालों? नहीं, आयरन तो बीच में 1A 2A, और ये हो सकता है कौन? हाइड्रोजन। लेकिन यहां हम बात करेंगे जनाब क्या है, इसके साथ हो सकता है कौन? ऑक्सीजन। इसको छोड़ें। अब
जो हमारी पहली एग्जाम्पल है वो है BeCl2। तो Be कहाँ से है? 2A से है। Cl कहाँ से है? 7A से है। राइट। एक और एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं CO2 या CS2। देखें CO2 कॉमन है। CO2 तो C देखें ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? 6A से है। ये 6A से मतलब ऑक्सीजन सिर्फ हो सकता है इसमें, ऑक्सीजन या ये। तो अब देखो जितने भी आते हैं आपको ये वाले होंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो कि 2 बॉन्ड बना सकते हैं कहीं पर। जब 2 बॉन्ड बनाएंगे तो डेफिनेटली, अब देखिए आपने लिया Be, तो Be के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हो गए हैं ना, 3 होते हैं। Be किस ग्रुप में है? Be कहां पर है? Be किस ग्रुप में है? B किस ग्रुप में है? किसमें? 3 में। Br किस ग्रुप में है? Ba किस ग्रुप में है? 2 में। Bi किस ग्रुप में है? नहीं है। Bi किस में है? बिस्मित का नाम सुने? हाँ 6 में है। Bi कहाँ पर है? गूगल नहीं है? गुड, 5th में है। वेरी गुड। Bs के ग्रुप में है? Bs किस ग्रुप में है? Bs पेशावर यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक कॉलेज में सब में BS होता है। तो ये है अच्छा BE, BR, BA एंड BI, सिर्फ ये है। B के साथ कोई और नहीं है। BS है तो आप पेशावर यूनिवर्सिटी फिर जाएं, या इस्लामिक कॉलेज जाएं, या कहीं और जाएं जहाँ पर आपको BS मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लीनियर होता है। लीनियर का एंगल क्या होता है? 180। अब इसके बाद आप लोग बताएंगे मुझे। अच्छा, माइंड तो नहीं करोगे यार आपको कि मैं पहले दिन आया हूँ तुमसे काम करवा रहे हैं? हाँ, इसको दे दो, ये पुराने हैं। ओके, दूसरा आते हैं जनाब AX3। AX3 में क्या है? इसका होगा 180 डिग्री का ना। अच्छा, अब देखो A है आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्योंकि X3 का मतलब है कि इसने X इधर बॉन्ड बनाया, इसने X इधर बॉन्ड बनाया और इसने X इधर बॉन्ड बनाया। ठीक है, तभी देखो ये 3A का होता है। 3A में कौन है? बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, एंड थैलियम है। ऐसा है? कौन कौन होता है आप बताएं? मतलब उसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये नहीं है। पहले मैं फारसी में बात कर रहा था क्या? हाँ, नहीं फारसी में तो नहीं बात कर रहा था ना, आपको समझ आई थी? फारसी में तो बात नहीं कर रहा था ना, फारसी में तो बात नहीं कर रहा था ना, जिसको समझ नहीं आई। ओके, अब आते हैं AX3। AX3 का मतलब होता है कि A है और 3 बीच में है, तो ये 3A ग्रुप का है। देखो है ना, आपको पता है भाई AlCl3 लेते हैं तो भी ऐसा होगा, और BF3 लेंगे तो भी ऐसा होगा, BH3 लेंगे तो भी ऐसा होगा। और ये वो हैं जिनमें एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं कंट्रैक्टेड ऑक्टेट। कोई जानता है कंट्रैक्टेड ऑक्टेट? कौन जानता है? यस कहाँ से आया? इधर से, उधर से? हाँ, अब मैं नहीं भूलूंगा, आपकी आवाज़ याद होगी। क्या कंट्रैक्टेड ऑक्टेट? 8 से कम। यस, वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है कंट्रैक्टेड ऑक्टेट का कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉन्ड बनाएं फिर भी 8 कंप्लीट नहीं होती, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, उसको कहते हैं कंट्रैक्टेड ऑक्टेट।
कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट वाली जितनी भी मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या? ये एक एसिड होगा, यस वेरी गुड, एक ये एसिडिक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिड कैटालाइज रिएक्शन आएगा तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे। ये मैंने आपको इसलिए इधर कहा क्योंकि हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन में AlCl3 ZnCl2 ये चीज इस्तेमाल होती है। ओके, तो भाई इसमें एसिड कैटालाइज है तो आपके जहन में डायरेक्ट होना चाहिए कि ये कौन होगा, ये वाले होंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट का मतलब ये है कि देखो इसने 3 बांड बनाए, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उन तीनों ने बांड बनाया 3 बांड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 6 हो गए। 8 तो पूरी नहीं हुई ना, तो जब 8 पूरी नहीं हो जाते उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट। और कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट का फायदा ये होता है कि वो एसिड होता है। हम कहते हैं ना एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये कमी क्या होती है? कमी ये होती है कि 8 से कम हो, क्योंकि उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हो। तो जब 8 से कम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सब कुछ करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आपको पता है ये वाले क्या बनाते हैं, आपने देखा होगा, अगर नहीं तो 9th में आपकी एग्जाम्पल थी, वो थी BF3NH3, याद है? ये इसको ये इलेक्ट्रॉन पैर देता है और वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वेरी गुड। एक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जो आपने देखा होगा, वो ये है, ये एक नंगा बूका आता है, ये अपना लेन पैर इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है? तो सिर्फ देता है, वो कहता है भाई ये लो आप इस्तेमाल करो, जब तक आप है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वापस दे दो मुझे। वो कहते फिर मुझे फिर वापस करो। तो ये है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जब, इसका मतलब ये है कि जब भी ऑक्टेट में 8 से इलेक्ट्रॉन कम है और वो न्यूट्रल है, दोबारा मैं कहता हूं, अच्छा सुनिए, 8 से इलेक्ट्रॉन कम है और वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है, या उस पे आयन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और वो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा ऐसा कि इसने बॉन्ड बनाया, इसने सारे बॉन्ड बनाए, उसके पास 1 या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी और के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमने देखा NH3 हो गया, H2O हो गया, OH हो गया। जब भी आप कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये एज ए लिगेंड काम करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी जिसे कहते हैं। यस वेरी गुड, ये सेकेंडरी। ओके गुड। क्या हुआ भाई, आप लोग हंस रहे हैं? क्या बात, इस वाली बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब मेरे टेस्ट में भी आप बहुत इतने खुश होंगे। क्या हुआ, हो गया? अभी टाइम है, बहुत टाइम। कि मेरी घड़ी और आपकी घड़ी में टाइम डिफरेंट है, अभी टाइम है। आपने जाना है? तो आप क्या करें, मैं इधर स्टॉप करूं? तो फिर कहने का क्या मतलब? मेरे पास भी है ऑलरेडी, आपने 2 मिनट ज़ाया किए मेरे। अब आते हैं जनाब AX4 की तरफ। AX4 देखो, इसके नाम से जाहिर है कि उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसने कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया। ए देखो, इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे से दूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका ए किस ग्रुप से होगा? 4A से होगा, 4A से। तो ये बनाएगा जैसे CH4 है, CCl4 है, क्या है? CH4 है, CCl4 है। ये इधर बार बनेगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये बनाएगा। अगर मैं लूं नेक्स्ट है PX5 है, तो साफ जाहिर है कि किस ग्रुप से है? 5 ग्रुप से। तो P मैंने इधर बनाया, 1 2 3 4 और 5, ये बॉन्ड बनाएगा और ऐसे बॉन्ड बनेगा। देखो ये ऐसे 2 चले जाते हैं,
ये एक इधर आता है, ठीक है। फिर ये दो जो बाकी रह गई, ये एक इधर होता है, एक इधर होता है। ये इस अंदाज में ये ऐसे आ जाते हैं एक दूसरे से, ये इधर होते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, इसको ऐसे करते हैं। ये तो बड़ा गंदा बनाया मैंने, पता नहीं क्या चीज़ बनी है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बीच का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है असल में, ठीक है। उसके साथ एक ऊपर है, एक नीचे है। अब ये हमने नीचे किस में है, AX3 में होता है, AX3 में ये होता है। अब AX3 के साथ एक नीचे और एक ऊपर आएगा तो ये AX5 हो जाएगा। और ये सेंट्रल एटम ये तब बना सकता है जब सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको पता है PCl5 ही बनाता है, बनाता है ना P। तो ये P इधर अगर आए और ये इधर आएगा तो ये बना सकता है। अब याद रखना, ये इसको कहते हैं ट्राइगोन। क्या कहते हैं, ट्राइगोन। देखो इसकी 3 कोने हैं। ये अब अपना मुंह बंद रखिए, ये जो एक्स्ट्रा बातें करते हैं तो मैं सही, ओके। ये देखो, ये ट्राइगोन AX3 का है, लेकिन इसके साथ एक ऊपर आए और एक नीचे, तो ये हो जाएगा AX5 हो जाएगा। 4 वाला ये होता है 1 2 3 4, ये असल में ऐसा होता है। इसको हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल मतलब उसने 4 हेड बनाए हैं, ठीक है, ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि इसने पहले 3 बनाए हैं। ये मैं ले सकता हूँ, ये देखो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर, इसकी 3 कोने हैं, ये बाकी ये भी पकड़ो, इसके क्या है 3 कोने हैं, 4 नहीं है। तो आप एक को इग्नोर करें। अब ऐसा हुआ कि एक इधर है, एटम ऊपर लगा है और एक नीचे लगा है। तो पहले तो आपने ये लिया ना, जो गोन है, गोन ट्राइगोनल, फिर ऊपर आया। तो जब ऊपर ऐसे आते हैं और वो 3 के साथ अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं पिरामिड। जैसे NH3 में पिरामिडल है ना, 3 के साथ ऐसे अटैच है, एक ऊपर भी है नीचे भी है, तो फिर बाई पिरामिडल हो जाता है। अगर ये एक होता है तो फिर आप उसको कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन ऊपर भी आया और नीचे भी है, फिर उसको कहेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। आखिरी की तरफ आता हूँ, ये है फिर एग्जाम्पल, ये है AX6 है। AX6 में A आया तो देखो 4 ऐसे आ जाते हैं, ऐसे। और फिर जैसे यहाँ ट्राइगोनल के ऊपर नीचे एक आता है, इधर भी एक नीचे आता है, एक ऊपर आता है इधर। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल कहते हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे, इसमें लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे। असल में ये मैंने आपको एप्लीकेशंस में कोई लोन पेयर को भी इंक्लूड नहीं किया। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये आसान हो जाता है, आपको पता है भाई कौन कौन सा ग्रुप है जो ये बना सकता है। उसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि इससे जब हम डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो डायपोल मोमेंट में हमें ये चीज़ें चाहिए होगी, AX2 या AB2 जो भी हैं, AX3, AX4, AX5, AX6, ये हमें चाहिए होंगे। ये वो है जिसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। यहाँ से आपको पता चल गया पहला पार्ट जो है हमारी वेस्टिपर थ्योरी का, जो पहला पार्ट है जो कि हमने क्लास में पढ़ा, पहला पार्ट, उस पहले पार्ट में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। मतलब इसमें कोई आयनिक करैक्टर नहीं है। मतलब ये सारी चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं है। जहां पर आयनिक करैक्टर होता है वो चीजें पानी में सॉल्युबल होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है। जो पानी में सॉल्युबल नहीं है तो पोलर नहीं होता, वो कोवेलेंट होता है। तो आपको ये भी बताया कि कोवेलेंट चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं होती। आप घर जाके घी को उठा के बहुत भी नीचे नीचे दे मारो लेकिन फिर भी वो ऊपर आता है। आप जाके लकड़ी को पानी के बहुत ही अंदर दे मारो वो फिर भी ऊपर आता है। प्लास्टिक की कोई चीज़ बहुत भी नीचे ले जाओ फिर भी वो ऊपर आती है। तो ये क्यों? क्योंकि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। 2 बातें होती है ना, या उसकी डेंसिटी कम होती है, तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी हमेशा पानी से कम होती है। जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, डेंस, तो वो पानी के नीचे जा सकता है। अब जितनी भी चीज़ें हैं, आप देखिए तेल है, तेल डालें ना आप, नीचे आप इधर से पाइप हो तो वो बिल्कुल ऊपर ही वो तेल आएगा। आप प्लास्टिक डालें नीचे फिर भी वो ऊपर आएगा। लकड़ी बहुत भी नीचे डालें फिर भी ऊपर आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं तो उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर ऊपरी सतह पे आते हैं। तो ये इसके साथ एक रिलेटेड पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी देखो, इसकी डायपोल मोमेंट के साथ, डायपोल मोमेंट आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब
इसका मतलब है कि आपको अनेक करैक्टर का पता चला, अनेक करैक्टर का पता चल गया तो आपको उसकी सेलिब्रिटी का पता चल जाता है, आपको इसका पता चल गया तो आपको पता चल गया भाई इसमें जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो कितनी है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर वगैरह वगैरह जिस सारी, फिर वो कौन कितना हो सकता है लिक्विफाई या सॉलिडिफाई, या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो जो जितनी जल्दी होगा उसका वो ज़्यादा होगा। मतलब ये कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आप देखिए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी है, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक थोड़ा सा ये लगाए ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब जैसे तिल लगाएंगे जलना शुरू हो जाएगा, प्लास्टिक को लगाए जलना शुरू हो जाएगा, आप ये सुई गैस है उसको थोड़ी सी करेंगे तो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो इससे हमें पता चला भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है। ये सारी बातें जितनी भी है सारी आप इधर से मालूम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कड़ियाँ हैं, सब कड़ियों को हम ऐसे मिलाएंगे और उनके हर एक MCQ को, ये 10, 12, 15 किस्म के MCQs हैं जो कि एक ही पॉइंट से आप कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, आपको पता चलेगा ओहो ये तो एक ही चीज़ थी सारी। बल्कि डायपोल मोमेंट से आप इतनी चीज़ें कर सकेंगे आखिर में, आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।